हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर में जो हमने कल तक पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन में हमने दो लॉ के बारे में पढ़ा था। थर्ड लॉ आपका जो है फ्रिक्शन का वो कहलाता है द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो जो भी आपका सरफेस एरिया होगा उसके ऊपर आपके फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। The force of friction is independent of velocity of low speeds and dependent of velocity at higher speeds। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लो स्पीड के ऊपर आपकी वेलोसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा और हायर स्पीड के ऊपर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सर्फेसेज विच आर इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। अगर कोई भी दो सरफेसेज हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं तो उसमें अगर रफनेस ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर हमेशा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डिपेंड करता है। देन द नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन आर एन एंड रिजल्टेंट। जो भी आपका फ्रिक्शनल रिजल्टेंट बनेगा उन दोनों के बीच का एंगल, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई से। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आपका नॉर्मल जो फोर्स है रिएक्शन फोर्स वो है आर एन, जो कि आपके वेट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स है वो किसकी वजह से है? यहाँ पे जो लोड पी अप्लाई किया गया इस पी की वजह से, और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी वजह से। तो इन दोनों की वजह से जो आपका नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आर। तो जो रिजल्टेंट आर है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसी से हम यहाँ पे म्यू को डिफाइन करते हैं। म्यू की वैल्यू होती है आपकी 10 फाई। एंगल ऑफ रिपोज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है और एक मैक्सिमम एंगल की वैल्यू जहाँ तक वो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट ना करे, यानी कि वो स्टेशनरी पोजीशन में जिसके ऊपर रहेगी। अगर किसी भी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है मैक्सिमम एंगल के लिए तो वो एंगल उसका कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये इसका वेट का कंपोनेंट है वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है, और इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को किसी बॉडी को स्लाइड करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी को कंसिडर करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है और इसके ऊपर इस सरफेस के ऊपर कोई भी फोर्स अगर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है तो ये फोर्स जो है वो P, इसके ऊपर एफर्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बॉडी का वेट जो है वो W है। तो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए जिससे ये बॉडी यहाँ से स्लाइड कर सके? तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वो होगा आर एन, और अगर ये पी कंपोनेंट है और इसके यहाँ पे बीच में एंगल थीटा है तो दैट मीन्स ये आपका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसका वो रहेगा आपका पी कॉस थीटा, और अगर इसी का वर्टिकल कंपोनेंट हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेज हैं उनको इक्विलिब्रियम की पोजीशन में अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके वर्टिकल जो फोर्सेज हैं उनके लिए आर एन प्लस पी साइन थीटा, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है आर एन भी और पी साइन थीटा भी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किसके इक्विवेलेंट होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? जो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है डब्लू उसके इक्वल। तो हम इसे लिख देंगे आर एन इक्वल्स पी साइन थीटा इक्वल्स डब्लू, या हम क्या लिख सकते हैं आर एन इक्वल्स क्या हो जाएगा डब्लू माइनस पी साइन थीटा। सेकेंड जो फोर्स है आपका वो है पी कोस थीटा, जो कि आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर राइट साइड में अप्लाई हो रहा है। लेफ्ट साइड में अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? आपका पी कोस थीटा है वो एफ के इक्वल होना चाहिए, और एफ की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर एन। आर एन की वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी पी कोस थीटा इक्वल्स म्यू डब्लू माइनस पी साइन थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं 10 फाई डब्लू माइनस पी साइन थीटा, क्योंकि आपके म्यू की इक्वल्स क्या होता है 10 फाई। तो यहाँ पे हम म्यू इक्वल्स 10 फाई पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 10 फाई डब्लू माइनस पी साइन थीटा। अब 10 फाई को हम लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ब्रैकेट में हमें मिलेगा डब्लू माइनस पी साइन थीटा। अब ये कोस फाई है वो आपकी लेफ्ट साइड के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी पी कोस थीटा कोस फाई इक्वल्स डब्लू साइन फाई माइनस पी साइन थीटा साइन फाई।
इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें, p की वैल्यूज़ को हम एक साइड में पुट कर देते हैं और w की वैल्यू को एक साइड में, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी p cos थीटा cos फाई प्लस p sin थीटा sin फाई इक्वल्स w sin फाई। और इसमें अगर p हम कॉमन लेते हैं तो ये इक्वेशन बनती है cos थीटा cos फाई प्लस, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी p cos थीटा माइनस फाई इक्वल्स w sin फाई, या p की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा p इक्वल्स w sin फाई अपन cos थीटा माइनस फाई। फॉर p टू बी मिनिमम cos थीटा एंड फाई शुड बी मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे हम p की वैल्यू मिनिमम करना चाहेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि ये हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p के। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि cos मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो cos थीटा माइनस फाई की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, या थीटा माइनस फाई की मैक्सिमम वैल्यू जो है एंगल में वो हो सकता है 0 डिग्री, या किस क्या होगा कि आपका जो थीटा है वो फाई के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि थीटा कौन सा है, जिस एंगल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फाई जिस एंगल के ऊपर आपका रिएक्शन यहाँ पे रिजल्टेंट कैलकुलेट होता है। तो दैट मीन्स in other words the effort P will be minimum if its inclination with the horizontal is equal to the angle of friction, यानी कि P मिनिमम की वैल्यू रहेगी वो हमेशा W sin थीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए फ्रिक्शन के लिए, कि आपका मिनिमम कितना फोर्स यहाँ पे एफर्ट आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपकी बॉडी उस फोर्स को रेजिस्ट कर सके जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, कि अब जहाँ हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वैसे ही अगर वो किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रह रहा है तब उसके अंदर क्या इफेक्ट आता है, तो वहाँ पे कितना फ्रिक्शन होगा और वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हमने इमेजिन किया है कि ये एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, उसका वेट W है और इस प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। यहाँ पे जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है वो है Rn, जो कि प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर अप्लाई है। अब इसको मूव करवाने के लिए हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स हो गया P। फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो फ्रिक्शन फोर्स है F। बाकी सारे फोर्सेस हमारे जो नॉर्मल वेट और नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स है वो अप्लाई हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, कंसिडर मोशन ऑफ द बॉडी अप द प्लेन, कि दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी का मूवमेंट है वो अप डायरेक्शन में करें, तो अप एंड डायरेक्शन में क्या होगा, तो दैट मीन्स फोर्स को हमें अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तभी जाके हमारा ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। फाई यहाँ पे लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, P एफर्ट अप्लाइड है जो कि हम इसको ऊपर मूव करवाने के लिए लगा रहे हैं, P नोट एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप टू द प्लेन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, थीटा एंगल विथ द लाइन ऑफ एक्शन of P max with the weight of the body W, mu coefficient of friction, Rn normal reaction and R resultant friction। तो जब हम इसके ऊपर the friction when the friction is neglected the body is in equilibrium under the action of three forces। अगर यहाँ पे हम F को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो जो तीन फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं आपके, P नोट जब आपका फ्रिक्शन 0 है, Rn जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, एंड W जो उसका सेल्फ वेट है। तो इन्हीं तीनों फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेमीज थ्योरम यहाँ पे आपने अप्लाई करके देखा, ये आपका P नोट हो गया, ये आपका Rn है और ये W है, इनके बीच के एंगल्स हैं वो अल्फ़ा प्लस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा, और ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह से ये एंगल हमें मिल गए, और इनको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो P नोट और W की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P नोट अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स क्या होगा, W अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, या P नोट इक्वल्स W साइन अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली है वो हमें किसके लिए मिली है, कि जब हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, व्हेन द फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। When the friction is taken into account, a frictional force F equals mu r, तो F equals mu Rn ये है, ये भी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो यहाँ पे जो एफर्ट है उस एफर्ट की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो वैल्यू रहेगी आपके ट्राइंगल फॉर्म से, कि दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे फोर्स का ट्राइंगल
वेक्टर ट्राइंगल अगर यहाँ पे जनरेट करते हैं तो उस वेक्टर ट्राइंगल से हमें यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलता है उस रिजल्टेंट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, उससे हम पी की और डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या यहाँ पे आप तीनों फोर्सेस को अगर कैलकुलेट करते हैं, पी को, आर को और डब्ल्यू को, तो इन्हीं तीनों फोर्सेस को लेके हम लेमिस थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लेमिस के थ्रू भी हम तीनों फोर्सेस के लिए पी अपॉन साइन, डब्ल्यू अपॉन साइन और जो भी यहाँ पे एंगल हमें मिला हुआ है वो एंगल हम यूज करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम आर के लिए भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इक्वल्स आर अपॉन साइन, एंगल आ जाएगा अल्फा प्लस फाइव प्लस थीटा। तो ये सारे एंगल हैं, ये हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हम ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे कि आपके p अपॉन साइन अल्फा प्लस फाइव इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव की वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव। डिफरेंट केसेस अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो वो हैं, फर्स्ट when the effort applied is horizontal then theta is 90 degree. In that case the equation first and second may be written as p नोट क्या हो जाएगा आपका w sin अल्फा अपॉन cos अल्फा या w tan अल्फा। दूसरा अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी w tan अल्फा प्लस फाइव। सेकेंड when the effort applied is parallel to the plane तो that means वो क्या होगा थीटा इक्वल्स 90 डिग्री प्लस अल्फा। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस अल्फा। तो पी नोट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डब्ल्यू साइन अल्फा और पी की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट केसेस हैं, उन केसेस के अंदर हम एफर्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं या हम इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें मेथड अगर अप्लाई जो मेथड है वो पता है तो हम ये वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे।